बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक ख़्याल आया कि इंसान के साथ जो सितम ज़रीफ़ी होती है वो कुदरत की तरफ से होती है, वसीला इंसान बनते हैं। तो इमरान ख़ान के एक क्रिएटर के साथ जो सितम ज़रीफ़ी हुई उसका ज़िक्र ज़रा बेज़रर लफ्ज़ों में करना है, लेकिन उससे पहले साथ ही बलूचिस्तान का भी ज़िक्र करना है, जहाँ असली ड्रामा अब शुरू हुआ है और क्लाइमैक्स पर पहुँच रहा है। और इस मरतबा चूँकि वो जाम कमाल का सरपरस्त अपनी उस पोजीशन में नहीं रहा, इसलिए जाम कमाल की जो छुट्टी है वो यकीनी नज़र आ रही है। और इमरान ख़ान ने इस छुट्टी को रोकने के लिए गवर्नर को जो बुलाया है इस्लामाबाद, तो वो भी अपनी जगह की दिलचस्प वाक़या है, क्योंकि इमरान ख़ान समझ रहा है कि अगर जाम कमाल गया तो फिर यानी उसके बुरे दिन जो हैं जो शुरू हो जाएंगे। हालांकि वो तो पहले ही शुरू हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले एक बात का जिक्र करना माजी के हवाले से चाहता हूँ कि इन दिनों जो जिक्र हो रहा है कि इमरान ख़ान डॉक्टर कदीर के जनाजे में नहीं आया, और इससे पहले वो सैयद अली गिलानी के गायबाना जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ। इसके अलावा वो ईद की नमाज भी उसने कभी नहीं पढ़ी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर होती रही हैं। तो मुझे एक माजी की बात याद आ गई, और मेरा मकसद उसका सिलसिला मौजूदा वाक़या से मिलाना नहीं है, बस एक बरसबीली तज़किरा। वो पुरानी बात याद आ गई कि जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात हुई तो बहुत बड़ा जनाजा हुआ, और उनकी कैबिनेट में जितने वज़ीर थे वो सारे जनाजे में शरीक थे। गवर्नर, जितने भी उम्माल हुकूमत थे, वज़ीर आज़म समेत, वज़ीरों समेत, और सूबाई वज़रा, गवर्नरों समेत। तो एक वज़ीर जनाजे में शरीक नहीं हुआ, वो था ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जिसका मज़हब कादियानी था। उस वक्त कादियानियों को गैर मुस्लिम माइनॉरिटी करार नहीं दिया गया था। ये बहुत शुरू की बात है, 1949 की। तो बाद में लोगों ने पूछा, अखबार नवीसों ने और दूसरे लोगों ने भी ज़फ़रुल्लाह ख़ान से पूछा कि आप जनाजे में क्यों नहीं आए। तो एक सहाफ़ी को फिर उसने बताया कि दरअसल बात यह है कि हमारी शरीयत में मुसलमान का जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं। ज़ाहिर कादियानी एक मज़हब है तो उनकी भी अपनी शरीयत है। तो मिर्ज़ा ये ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि जो मुसलमान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी नहीं मानते, उनका जनाजा पढ़ना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं। तो मतलब ये था कि जो मुसलमान, ये तर्जमा मैंने अपनी जगह किया है और ये बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा है कि जो मुसलमान हैं और जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी नहीं मानते, उनका जनाजा हमारी शरीयत में जायज़ नहीं, इसलिए हम उनका जनाजा नहीं पढ़ते। चुनांचे अगर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ज़िंदा होते तो वो ना तो अली गिलानी के जनाजे में आते और ना डॉक्टर कदीर के जनाजे में आते। और डॉक्टर कदीर के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा कि उनके कादियानियों के बारे में ख़यालात अच्छे नहीं थे। एक तो मज़हब की बात होती है, लेकिन मज़हब से हटकर कादियानी एक सियासी मसला भी है, जिनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में कुछ मख़सूस सोच रखते हैं और वो ख़तरनाक सोच है। तो चुनांचे कादियानी के बारे में जो मुसलमानों को नुक्ता नज़र है वो दूसरे मज़हब से ज़रा मुख्तलिफ है। तो नाज़रीन, अब बलूचिस्तान का इशू जो है, इससे पहले महीना भर पहले भी एक तहरीक एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ था, तो लेकिन उसको मैंने ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था। सिर्फ ये कहा था कि ये एक किस्म की शुरुआत हो गई है बहरान की, इस पर नज़र रखिएगा। और मुझे यकीन नहीं था कि ये तहरीक एतमाद का जो मौजूदा मरहला ये कामयाब होगा। और चुनांचे वही बात हुई कि तहरीक एतमाद वापस कर दी असम्बली सेक्रेटरीट ने, और उसके बाद अपोजिशन ने भी उस पर जोर नहीं दिया, बल्कि अपोजिशन ने दूसरे तरीक़ों पर सोच विचार शुरू किया और जाम कमाल से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया। मेरी ये राय थी कि जाम कमाल को एक साहब हटाना चाहते हैं और एक साहब रखना चाहते हैं, तो इसलिए अभी ये मसला या किसी सूरत आगे नहीं बढ़ेगा। जो साहब हटाना चाहते हैं उनके अपोजिशन से राब्ते भी हुए, लेकिन अपोजिशन ने जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो बाप पार्टी थी उसके साथ तावन करने से इनकार कर दिया। बाप के दो हिस्से हो गए थे, आपके इल्म में है। तो अपोजिशन ने अपने तौर पर तहरीक एतमाद जब देखी कि वो कामयाब नहीं हो सकती, तो वो फिर उसने उस पर जोर नहीं दिया और वो मामला बज़ाहिर ख़त्म हो गया। लेकिन डेवलपमेंट फिर ये हुई कि हालिया तब्दीली जो तकर्री हुई है, उसके ऑफशूट के तौर पर बाप पार्टी के 14 अरकानी असम्बली ने तहरीक एतमाद पेश कर दी है और अपोजिशन ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है। यानी वो अपोजिशन जिसने माजी में बाप से मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टने से इनकार किया था और ये शर्त लगा दी थी कि वज़ीर आला होगा तो हमारा होगा, लेकिन अब वो शर्त भी अपोजिशन ने वापस ले ली है। इसका मतलब ये है कि जो बलाई मतला है वहाँ से जो इशारे मिले हैं, उसके बाद अपोजिशन जो है वो बाप पार्टी के एक धड़े से मिल गई है। तो बाप के दो टुकड़े हो गए, एक बाप दूसरे बाप के ख़िलाफ़ हो गया है।
चुनाचे अब जाम कमाल का टिकना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अपोजिशन और ये बाप पार्टी की 14 अरकान की मिलाकर भारी अक्सरियत इनके पास बन जाती है। जाम कमाल टेक्निकली अपनी सीट से वजारत आला से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि अक्सरियत ने उनके खिलाफ खुद को शो कर दिया। अपोजिशन पहले उनके खिलाफ है, 14 अरकान ये हो गए, तो ये तो 10 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी इनकी हो गई है। ये तहरीक एतमाद के बाद ये गवर्नर साहब को असम्बली का इजलास बुलाना लाजम है, लेकिन उसको बुला लिया गया है इस्लामाबाद में कोई तरीका ढूंढने के लिए कि असम्बली का इजलास ना बुलाने का क्या तरीका हो सकता है। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए, क्योंकि अगर टेक्निकल एतराज़ किए जाएंगे अदम एतमाद की दरख्वास्त पर तो वो तो खारिज हो जाएंगे, क्योंकि अदम एतमाद की दरख्वास्त पर इस तरह के टेक्निकल एतराज़ात हो नहीं सकते जिस तरह के माजी में किए गए। और वो अपोजिशन ने चूँकि ज़ोर नहीं दिया इसलिए पीछे हट गई और वो मामला लटक गया, लेकिन अब ये मामला लटकने वाला नहीं है। गोया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली की जो एक रवायत रही है कि उसका आगाज़ हमेशा बलूचिस्तान से होता है, तो ये वही सूरत हाल पैदा हो गई है और जाम कमाल तो अब बचते नहीं। तो देखिए ये जो खान साहब हैं इनका क्या बनता है, क्योंकि खान साहब जो है वो रूठ गए हैं और उन्होंने, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मौलाना फजलुर रहमान की ज़ुबान में उनसे लिए गए मुस्तार अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए ये कहूँगा कि निक्के ने अब्बे से बात करने से इनकार कर दिया, अब्बे की बात सुनने से इनकार कर दिया। वैसे यहाँ ये भी दिलचस्प मामला है कि 3-4 दिन तक इमरान खान रोज़ाना 3 आदमी भेजता रहा है बड़े घर, और उन 3 आदमियों में एक वो भी था जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा था, बल्कि देख रहा है। उसका ख्याल है कि इमरान खान को हटाकर शायद मुझे वज़ारत उज़्मा दी जाए। हालांकि इतने जहाँ दीदा और सीज़र्ड सियासतदान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब तब्दीली आएगी तो तब्दीली का मतलब ये अब नहीं है कि एक अमीर अली ठग को हटाकर दूसरा अमीर अली ठग उस पर उसकी जगह पर बिठा दिया जाए। अब जो तब्दीली आएगी उसमें तहरीक इंसाफ जो है बतौर पार्टी हमें नज़र नहीं आएगी। कौन सी पार्टी आगे आएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के दोनों हिस्सों को है। अगर एक हिस्सा बहुत कमज़ोर हो गया जो मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा मुखालफ था, और दूसरा हिस्सा इस वक्त ज़्यादा ताकतवर है। और अगर इमरान खान ने जो धमकी दी है वो हज़रत खालिद बिन वलीद की मिसाल देकर कि हज़रत उमर ने इतने बड़े जर्नैल को एन जंग के वक्त हटा दिया था, और लोग उसको माने दे रहे हैं कि वो शायद उन्होंने जनरल बाजवा को बरतरफ करने की धमकी दी है इशारों के नाम में, और शायद यही हो, ऐसा ही हो, क्योंकि इमरान खान के बारे में कुछ यही कहा जाता है कि वो सोच समझ कर नहीं बोलता। बहुत कम उसके फिक्रे होते हैं जो सोच समझ कर बोले गए हों। हो सकता है उसने अल टपी जो बात जहन में आई कह दी, और ये भी हो सकता है कि इशारा दिया हो, लेकिन अगर इशारा दिया है तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। इमरान खान की कोई फुटिंग इस वक्त मौजूद नहीं है। तो यहाँ जो आखिर में जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो मेरे जहन में ख्याल आया कि सितम ज़रीफ़ी इंसान के साथ कुदरत करती है लेकिन उसका वसीला इंसान ही बनते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान के मोहसन हैं, सबसे बड़े मोहसन, जनरल बाजवा से भी बड़े मोहसन। यहाँ किसको यानी कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उसी इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को कितना मुतनाज़ा बना दिया है, इतना मुतनाज़ा बना दिया है कि उनकी जो एक इम्कान है कि वो अगले आर्मी चीफ बन जाएंगे, उस इम्कान को भी इमरान खान ने धुंधला दिया है। और सितम ज़रीफ़ी की जो बात ये है, एक तो ये इमरान खान ने की, और यहाँ दोहरी सितम ज़रीफ़ी हुई। एक तो पहले मरीम नवाज़ ने उन्हें मुतनाज़ा बनाया, और बजाय ये कि इमरान खान को ऐसी चाल चलता कि मरीम नवाज़ की जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था मुतनाज़ा बनाने के लिए उसको काउंटर करते, इन्होंने जनरल फैज़ हमीद के नाम पर ज़िद करके न सिर्फ ये है कि दूसरे लोगों को इक़्तिदार के मराकज़ में जो दूसरे ताकतवर बहुत से लोग हैं उनको नाराज़ कर दिया है, बल्कि जनरल फैज़ हमीद को मुतनाज़ा बनाने की मरीम नवाज़ की मुहिम में अपना हिस्सा डालते हुए उन्हें मज़ीद मुतनाज़ा बना दिया। ज़ाहिर है ये जनरल फैज़ साहब के जो एहसानात हैं इमरान खान पर, ये उनका मुनासिब बदला नहीं है, और इसी को हम तारीख़ की या कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कहते हैं, जो बाज़ औक़ात इस तरह सामने आती है कि जिसके लिए शायर ने कहा था कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। तो वो मामला इमरान खान ने कर दिया है, और इमरान खान को अब भी पता नहीं है कि उसने क्या कर दिया है। और तारीख़ में खैर ये ऐसा होता रहा है कि बाज़ औक़ात जो सयाद है अपने दाम में खुद ही आ जाता है, और ये इस वक्त जो है क्लाइमेक्स की तरफ हम जा रहे हैं, और इमरान खान के सामने जितने रास्ते थे
وہ بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی معجزہ اگر ہو جائے، جو کہ پاکستانی سیاست میں معجزات کی گنجائش بہت کم رہی ہے، یہاں گمکریز جو ضرور ہوتی رہی ہیں، بازی گری ضرور ہوتی رہی ہے، اور یعنی ایک قسم کا کیا کہتے ہیں کہ واردات کہ ادھر کا ٹوکرا اٹھا کر ادھر رکھ دیا جائے، یہ تو ہوتا رہا ہے، لیکن معجزے پاکستانی سیاست میں ہم نے کم ہی دیکھے ہیں۔ بہرحال معجزے کی گنجائش رکھتے ہیں ہم، اس گنجائش کے علاوہ جو رستے ہیں وہ باقی ہمیں بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، جو عمران خان کے ماضی میں سب سے بڑی ٹیم مشین رہے ہیں اور ان کو حکومت دلوانے میں ان کی جہاز کا بہت بڑا کردار رہا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر سامنے آئے ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے مہنگائی پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ حکومت باقی سارے کام چھوڑ کر مہنگائی پر توجہ دے، کیونکہ اس نے جو آفت برپا کر دی اس سے عوام بہت تنگ ہے۔ مہنگائی کے بارے میں بیان دینا بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جہانگیر ترین کی طرف سے یہ بیان ایک انڈیکیشن ہے کہ حالات کی جو فضا چل پڑی ہے، اور اس کو تقویت دیکھیے کہاں سے ملی۔ پرویز الہی جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور عملاً پنجاب کے شریک وزیر اعلیٰ ہیں، اپنے اختیارات کی وجہ سے جو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کروا کے بڑی چلاکی سے اختیارات حاصل کیے تھے افسروں کو طلب کرنے کے اور گرفتار کرنے کے، تو اس کی بدولت وہ شریک وزیر اعلیٰ ہیں اور اگلی وزارت اعلیٰ کوئی امیدوار بھی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس سے پہلے پرویز الہی یا کاف لیگ کے کسی اور لیڈر کی طرف سے مہنگائی کے خلاف اس طرح کا بیان نہیں آیا تھا کہ اس نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ تو یہ دو بیانات جو ہیں میں تو ان کو اشارہ سمجھ رہا ہوں، اور آپ بھی اسے اشارہ ہی سمجھیں گے میرا خیال ہے۔ اس کے علاوہ تو بظاہر کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا، ورنہ مہنگائی تو بہت عرصے سے ہے، 3 سال سے چل رہی ہے۔ ان کو اچانک اب خیال آیا ہے کہ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تو یہ پھر ایک معنی خیز اشارہ ہی ہے۔ اور ناظرین، ایک اطلاع چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ عمران خان نے اپنے چور کیبنٹ کو، جن میں چینی چور بھی شامل ہے، جن میں آٹا چور بھی شامل ہے، جن میں دوائی چور بھی شامل ہے، جن میں تیل اور پٹرول چور بھی شامل ہے، جن میں بجلی چور بھی شامل ہے، جن میں کھاد چور بھی شامل ہے، جن میں میڈیسن چور بھی شامل ہے، CNG اور LNG گیس کے چور بھی شامل ہے، یعنی ہر قسم کے جو درجنوں چور ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے نیب آرڈیننس میں جو ترمیم کی ہے کہ عمران خان کے کسی وزیر مشیر پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے گا، نیب سے یہ مستثنیٰ ہو گئے، تو اس کارروائی کو اداروں کے اندر بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کرپشن ختم کرنے کے نام پر ہم پاکستان کے سب سے کرپٹ ٹولے کو اوپر لے آئے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ کا سبق ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔